हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री 2022 के सॉल्यूशन को। ये दो एग्जाम हुए थे, एक 15 दिसंबर को और एक 16 दिसंबर को। तो पहले हम 15 दिसंबर वाले एग्जाम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैटरी एसिड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.30 ग्राम पर ml एंड कंटेन्स 40% बाय वेट ऑफ H2SO4। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन बैटरी एसिड। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे नॉर्मेलिटी पूछी है। तो नॉर्मेलिटी को हम दो फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो अगर आपको मोलारिटी पता हो या फिर मोलारिटी को फाइंड आउट कर लो, और दूसरा आप ग्राम इक्विवेलेंट को यूज़ करके नॉर्मेलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों ही फॉर्मूले हम देखते हैं कि क्या होते हैं। तो देखो, नॉर्मेलिटी के साथ जो मोलारिटी का रिलेशन होता है वो होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। अब यहाँ पर एन फैक्टर क्या है, जो भी यहाँ पर एसिड या फिर बेस रहता है उसमें जो भी एच पॉजिटिव या फिर ओ एच नेगेटिव आयंस होते हैं उनके नंबर। अगर जैसे देखो, अब यहाँ पर क्या है H2SO4, तो H2SO4 के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कितने एच पॉजिटिव है यहाँ पर 2। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मोलारिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो, एन फैक्टर की वैल्यू तो हो गई 2। मोलारिटी फाइंड आउट कर, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में लिया है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, और अगर लीटर में सॉल्यूशन नहीं होता, एमएल में सॉल्यूशन होता है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में। अब क्वेश्चन में देखो आपको मोल गिवन है या नहीं है। तो देखो, कहीं पे भी मोल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। तो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इट इज़ गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो अब यहाँ पर देखो, गिवन मास क्या है, 40% बाय वेट है। तो यानी कि गिवन मास कितना हो गया भाई, 40 अपॉन में H2SO4 की बात कर रहा है। तो H2SO4 का मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा भाई 2, सल्फर का कितना होता है 32, और 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा भाई, एक का 16 होता है 64। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कितने आ जाएंगे भाई, 40 अपॉन में 98। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए। फॉर्मूले में क्या है, मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर वॉल्यूम तो गिवन ही नहीं है, बट देखो इसके लिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर भाई, डेंसिटी दी हुई है। तो आप डेंसिटी की हेल्प से क्या कर सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से वो बन जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। अब यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 40% बाय वेट दिया है ना, तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। और जो डेंसिटी है वो आपको कितनी गिवन है भाई, 1.30 ग्राम पर ml। अब यहाँ पर ये ग्राम था, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और इसे यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करोगे, मतलब ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर ये कुछ आ जाएगा 1000 अपॉन में 13 ml। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम के प्लेस पे यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये जो आई है। और मोल्स के प्लेस पे 40 अपॉन में 98 को पुट कर दो। तो मोल्स तो हो जाएंगे 40 अपॉन में 98, और वॉल्यूम हो जाएगा ये 1000 अपॉन में 13। और ये एमएल में है, ये जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर दिया हमने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे डाटा को सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.61। तो इतनी नॉर्मेलिटी आई है इस सॉल्यूशन की। अभी देखो यहाँ पर ये तो सिर्फ, हाँ, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ तक तो क्या हो जाती, मोलारिटी हो जाती। इस पूरे को ही सॉल्व करने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा भाई, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे वाले फॉर्मूले से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगी, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉर्मेलिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और क्या करते हैं फिर डिवीजन में भाई, डिवीजन में हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है भाई, ये क्या होगा, ये होता है हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट जो भी आपको गिवन मास होता है वो, अपॉन में हम लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। जो भी सोल्यूट का इक्विवेलेंट बनेगा वो। तो ये तो होता है ग्राम इक्विवेलेंट, और इसके अपॉन में क्या जाएगा, ये वॉल्यूम जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर इसका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर एक और टर्म आ गई, कौन सी टर्म आ गई, अब वेट ऑफ सोल्यूट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बट अब ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या बनेगा भाई, मोलर मास अपॉन में क्या आ जाएगा वहाँ पर, अ, जो भी एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो यानी कि यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोलर मास, ये इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। फिर इक्विवेलेंट वेट जो भी आया है उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा वेट ऑफ सोल्यूट के। तब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। और फिर यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू को पुट करके, और यहाँ पर वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, उससे डिवाइड करके फिर नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन द टेंपरेचर इज डबल। देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने फैक्टर से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल की, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें भाई, डबल कर दें।
तो देखो यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई, यानी कि एक तरह से आपको रेशो से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके कंपैरिज़न में कितने टाइम्स 2 टाइम्स हुई है, 3 टाइम्स हुई है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन गिवन है। तो एवरेज वेलोसिटी और जो ये रहता है टेम्परेचर, इसके बीच एक रिलेशन होता है क्या? वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन पे हो गया, ओरिजिनल यानी कि स्टार्टिंग में जो था। फिर अब जब टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया तो उस टाइम पे वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यानी कि वी डैश मान ली हमने, और जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है भई, डबल हो गया है। तो पहले टी था तो अब कितना हो गया, 2t हो गया। दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, वी डैश अपॉन में वी इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2t और अपॉन में अंडर रूट टी। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट टी से अंडर रूट टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, वी डैश अपॉन में v इज़ इक्वल टू में अंडर रूट 2 आ गया। और जो अंडर रूट 2 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है भई? उसकी वैल्यू होती है 1.4। तो यानी कि जो न्यू वेलोसिटी होगी वो पुराने वाली वेलोसिटी की कितनी आ जाएगी भई? 1.4 टाइम्स आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रैग इक्वेशन इज, यहाँ पर ये पूछा है कि ब्रैग इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है। तो अब ये जो ब्रैग इक्वेशन होती है ये हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसका लिक्विड से तो देखो कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से भी नहीं है और ना ही स्पेक्ट्रल लाइन से आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा अभी? ऑप्शन नंबर 2, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इन क्रिस्टल्स। और जो इसका ब्रैग इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू में 2d साइन थीटा। अब एन क्या है, ये लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ हो गई, ठीक है। और ये डी क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस हो गई, स्पेस लाइन स्पेस हो गया यानी कि स्पेसिंग हो गई, और साइन थीटा क्या है यहाँ पर, ब्रेग्स एंगल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 डिफरेंट सेट दिए हुए हैं क्वांटम नंबर्स के लिए, और ये पूछा है कि कौन से इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी आएगी। तो देखो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है उसी की एनर्जी क्या बनती है, सबसे ज़्यादा बनती है। तो देखो फर्स्ट केस में 3 + 2 करोगे कितना आ जाएगा, 5। सेकंड में कितना हो जाएगा, 4 + 2 इज़ 6। और थर्ड ऑप्शन में भी 5 आएगा और फोर्थ ऑप्शन में भी 5 आएगा। तो किसके लिए n + l की वैल्यू सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर 2 के लिए। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट इज नियरली। देखो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और कहाँ पर, थर्ड ऑर्बिट में फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्बिट में जो उसकी रेडियस बनेगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी भाई, x गिवन है। तो r1 कितनी होगी, x हो गई। एन की वैल्यू कितनी बन गई, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 हो गई। तो यहाँ पर R3 कैलकुलेट करेंगे तो R3 क्या होगा भाई, एन स्क्वायर। और जो भी यहाँ पर R1 है यानी कि ये आ जाएगा x। तो यानी यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर इज 9। तो ये R3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट के अंदर जो रेडियस बनेगी वो कितनी आ गई भाई, 9x आ गई आपके पास। एंगुलर मोमेंटम का देखो फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू में nh अपॉन में 2 पाई। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, थर्ड ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो r की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9x। तो mv इंटू में क्या हो गया भाई, 9x इज इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 3, h अपॉन में 2 पाई। आगे देखो क्या करेंगे अब यहाँ पर। अब आपको पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है h अपॉन में mv। क्या होता है अभी, h अपॉन में mv। तो इसका मतलब अब आप ना ये 2 पाई को तो इस साइड ले जाओ और ये mv को इधर डिवीजन में ले आओ। तो देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास हो जाएगा इस तरह से। ये 2 पाई इधर जाएगा तो 2 पाई इंटू में 9x इज इक्वल टू में ये आ जाएगा 3h अपॉन में mv। ओके, अब ये 3 क्या है, इधर डिवीज़न में है, ओह सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा आके डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 2 पाई इंटू में 9x अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू में h अपॉन में mv। अब 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 और 2 3 ज़ा कितना होता है 6। तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू जो हो गई वो कितनी आ गई भाई, 6 पाई x। और ये h अपॉन में mv ये क्या है, लैम्डा ही होता है, किसके इक्वल होता है अभी, लैम्डा के। तो यानी कि यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि वेवलेंथ क्या बनेगी, तो क्या वेवलेंथ आई आपके पास भाई, 6 पाई x। तो ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इज, कि कौन से वेव नंबर को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये हमने पढ़ा ही है कि इस जब हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स तो उसमें आता है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द रिएक्शन PCl5। देखो यहाँ पर PCl5 के लिए रिएक्शन गिवन है और ये डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में, और ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। और इसके लिए डेल एच की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में। और फिर साथ में ये पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन यहाँ पर फेवर करेंगे रिएक्शन को रिएक्टेंट साइड जाने के लिए, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एक तो डेल एच के बारे में और एक डेल एन के बारे में। तो यहाँ पर देखो डेल एच की वैल्यू कैसे गिवन है भाई, पॉजिटिव। तो जब डेल एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो रिएक्शन कैसी होती है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है भाई,
एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो रिएक्शन क्या होती है भई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट को फ़ेवर करेगी। अगर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई करते हैं। टेम्परेचर क्या रहता है भई, हाई रहता है, तो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट साइड पर शिफ्ट होती है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो अब यहाँ पर देखो डेल एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से। ठीक है? अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एंडो का मतलब क्या है कि हमें देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो, अगर अब आपको यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा एंडोथर्मिक के केस में, तो वो प्रोडक्ट को फ़ेवर करता है। अगर अब आपको रिएक्टेंट को फ़ेवर कराना है तो टेम्परेचर को क्या कर दो, लो कर दो। तो यानी कि डेल एच के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है पॉजिटिव गिवन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके लिए टेम्परेचर शुड बी लो फॉर फेवरिंग द बैकवर्ड साइड, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, रिएक्टेंट साइड पर जाने के लिए, ज़्यादा बनने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भई, लो होना चाहिए। दूसरा अब देखो यहाँ पर डेल एनजी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो डेल एनजी है वो आपको पता ही है क्या होते हैं, जो गैसियस मोल होते हैं किसके प्रोडक्ट के, उसमें से हम रिएक्टेंट वाले माइनस कर देते हैं, सॉलिड और लिक्विड वाले नहीं लेते हैं, सिर्फ गैसेस के लिए ही करते हैं ये, तभी हम यहाँ पर ये जी का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 2, और रिएक्टेंट में कितने मोल हैं भाई, 1। तो यानी कि डेल एनजी की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, और ये कैसी वैल्यू है भाई, पॉजिटिव वैल्यू है, तो डेल एनजी की वैल्यू भी कैसी हो गई हमारे पास, पॉजिटिव हो गई। तो देखो जब भी डेल एनजी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या? अगर आप क्या करते हो, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो और वॉल्यूम को क्या करते हो, डिक्रीज़ करते हो, तो वो रिएक्शन कौन-सी डायरेक्शन में फ़ेवर होती है भई? वो रिएक्शन फ़ेवर होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा है। अब इसका जस्ट अपोज़िट कर दो, अगर यहाँ पर अब प्रेशर क्या हो रहा है, लो है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब क्या करेंगे भई, ये प्रोडक्ट को फ़ेवर करेंगे, ये क्या करेंगे भई, प्रोडक्ट को फ़ेवर करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिएक्टेंट कम होने चाहिए, और इस कंडीशन में क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट क्या है भई, कम हो जाएँगे। तो अब देखो ये जितना भी हमने सॉल्व किया डेल एच और इससे, तो इसी से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है कि कैटलिस्ट इज़ एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर, कि रिएक्शन में आपने क्या किया है, कैटलिस्ट को ऐड कर दिया और वो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पर शिफ्ट हो गई। तो देखो कैटलिस्ट अफ़ेक्ट नहीं करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या फिर बैकवर्ड में जाएगी, इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। तो अब जिस भी ऑप्शन में आपको फर्स्ट गिवन है ना, मतलब ए दिया हुआ है, उसको कट कर दो, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा। अब इन तीनों ऑप्शन में से आंसर आएगा। सेकंड देखो आपको दिया है कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ डिक्रीज़, कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए भई, डिक्रीज़ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, तो प्रोडक्ट को फ़ेवर करता है वो, प्रोडक्ट बनते हैं ज़्यादा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रिएक्टेंट को फ़ेवर कराना है, और रिएक्टेंट को फ़ेवर कराना है, प्लस में डेल एनजी की वैल्यू भी ये डेल एच की वैल्यू भी कैसी है आपको दी हुई है भई, पॉज़िटिव दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल एच की वैल्यू पॉज़िटिव रहते हुए कब यहाँ पर भई होगा, जब टेम्परेचर हम क्या कर देंगे, लो कर देंगे, तब वो रिएक्टेंट साइड पर फ़ेवर करेगी रिएक्शन, तो यानी कि टेम्परेचर शुड बी लो, ये करेक्ट है। सी ऑप्शन आपको दिया है कि प्रेशर ऑफ पीसीएल5 इज़ इंक्रीज़, तो देखो इसने इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर दी पीसीएल5 की, जैसे देखो यहाँ पर सिस्टम लिखा है ना, इस तरह से यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन देखो आपको क्या दिया है कि सम पीसीएल3 इज़ एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर, कि भई हमने पीसीएल3 को ऐड कर दिया, तो रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट साइड पर जाएगी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये जो पीसीएल3 है, ये क्या है, प्रोडक्ट है ना, तो अब जब आप पीसीएल3 को ऐड करोगे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज़ करोगे, क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीसीएल5 बनेगा। तो यानी कि इससे क्या है, ये रिएक्टेंट साइड पर जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ गया भई, बी और डी आपको देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है अभी, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम से ही है। इफ द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर का हमने प्रेशर क्या किया अभी, N2O4 और NO2 ये दे रखा है। ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को शो कर रहे हैं, और वर हाफ एट कांस्टेंट प्रेशर, और इनका जो प्रेशर है वो क्या कर दिया हमने भई, हाफ कर दिया है। तो देखो क्या पूछा है ऑप्शन में, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फेवर ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को फेवर करेगा। बी ऑप्शन आपको दिया है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फेवर ऑफ द प्रोडक्ट, कि भई वो प्रोडक्ट को फेवर करेगा। सी ऑप्शन आपको गिवन है देयर वुड बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा।
और डी ऑप्शन आपको दिया है कि गिवन दैट NO2 इज ब्राउन एंड N2O4 इज कलरलेस द रिएक्शन मिक्सचर विल बिकम डार्कर, कि रिएक्शन मिक्सचर क्या बन जाएगा भाई, डार्कर बन जाएगा। यहाँ पर NO2 का कलर तो उसने बता दिया ब्राउन, और इस N2O4 का क्या बता दिया भाई, ये बताया आपको कलरलेस। तो यहाँ पर आप क्या करो, डेल एन जी कैलकुलेट कर लो, डेल एन जी कैलकुलेट करके पता करते हैं रिएक्शन में कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर डेल एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट के मोल है 1 और रिएक्टेंट के कितने हैं 2, तो 1 माइनस 2 इज -1। तो डेल एन जी की वैल्यू देखो कैसी आ गई भाई, नेगेटिव आ गई। तो अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में जो भी पॉजिटिव के लिए डाटा बताया था ना, वही जस्ट क्या कर दो, अपोजिट कर दो। तो देखो जब डेल एन जी की वैल्यू क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी, और हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज ही होगा। तो यानी कि प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट को फेवर करेगा, जो रिएक्शन है वो किसको फेवर करेगी भाई, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में जाएगा। और साथ में ही अगर डेल एन जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बट आपने क्या कर दिया, प्रेशर को तो लो रख लिया और जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में फेवर होगी भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बनेगी, कम बनेगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। कि जो प्रेशर स्टार्टिंग में था उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर को डिक्रीज किया है। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया है तो कौन सी वाली कंडीशन को देखोगे, ये वाली कंडीशन को, कि भाई डेल एन जी की वैल्यू नेगेटिव है और जब प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। प्रोडक्ट क्या है भाई, कम बनेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट अगर कम बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फेवर करेगी, रिएक्टेंट वाली साइड पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसमें यही तो दिया है कि रिएक्टेंट को फेवर करेगा। अब देखो अगर रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है तो प्रोडक्ट को कैसे कर सकता है, एक को ही करेगा, तो यानी कि बी तो कट हो जाएगा। फिर सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेशर में चेंज आ रहा है तो इसका ये यहाँ पर क्या है भाई, मोल्स में चेंज आ रहा है ना, तो प्रेशर का क्या है यहाँ पर इफेक्ट बनेगा, तो यानी कि सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फिर डी ऑप्शन देखो आपको क्या दिया हुआ है कि भाई गिवन दैट NO2 इज ब्राउन, कि NO2 तो ब्राउन है और N2O4 क्या है, कलरलेस है। अब देखो रिएक्शन कहाँ पर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अभी आपने देखा ना यहाँ पर कि ये नेगेटिव होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और उसने क्या दिया, N2O4 कलरलेस है और ये ब्राउन है, जिसकी वजह से क्या है, रिएक्शन मिक्सचर डार्कर बनता जा रहा है। अब देखो डार्क वो कब बनेगा, जब NO2 होंगे वहाँ पर ज़्यादा। अगर देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती, N2O4 की ज़्यादा होती, तो सॉल्यूशन कैसा होता हमारा, रिएक्शन मिक्सचर कैसा होता, कलरलेस। बट उसने क्या बोला है कि रिएक्शन मिक्सचर कैसा है हमारा, डार्क है। तो डार्क होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन में जो NO2 है, यानी कि रिएक्टेंट है, वो ही ज़्यादा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, करेक्ट है। तो अब देख लो ए और डी आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो ए और डी इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि जो यहाँ पर PCl5 है, ये PCl3 और Cl2 बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन हो गई भई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है भई, एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एंडोथर्मिक, यानी कि हमें हीट को देना पड़ता है, एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है, तब रिएक्शन होती है। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तभी क्या बनेगा भई, प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी, तो इसका मतलब क्या है भई, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा बनेगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो केपी है, ज़्यादा आएगा। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी विल इंक्रीज़। और देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या करो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर लो। एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन होती है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भई, प्रोडक्ट और क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाली वैल्यू में से रिएक्टेंट वाली क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में क्या है भई, PCl3 है, तो PCl3 के लिए आपको वैल्यू गिवन है कितनी, -320, और फिर माइनस, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए तो वैल्यू कुछ आएगी नहीं, क्योंकि क्लोरीन के अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, मोस्ट अकरिंग स्टेट में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसको तो यहाँ पर लिखना नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट की जो वैल्यू है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है आपको, वो कितनी गिवन है भई, -375। तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, और -375, और यहाँ पर -320, और ये प्लस में 375 आ जाएगा, और ये कितना आ गया यहाँ पर प्लस का 55 किलो जूल पर मोल आ गया। तो अब देखो ये वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर एंडोथर्मिक है, और अगर ये एंडोथर्मिक है तो ये प्रोडक्ट को तब फेवर करेगा जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर हम टेम्परेचर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भाई 298 से क्या हो रहा है, 500 ही तो बन रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज ही तो हुआ है। तो अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि केपी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, इंक्रीज़ ही होगी। तो आप इसको डायरेक्ट वैसे भी समझ सकते थे कि भई यहाँ पर ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, और इस तरह से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का यूज़ करके भी हम पता कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहाँ पर कुछ ग्राफ आपको गिवन है, और इसमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ पता करने हैं।
और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऐसे रिप्रेज़ेंट किया गया है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऐसे लिखा गया है। तो देखो जो फर्स्ट ऑर्डर होता है इसमें जो टी हाफ का फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है अभी देखो 0.693 अपॉन में के। यहाँ पर के क्या है ये कांस्टेंट होता है और ये हाफ लाइफ है और ये भी कांस्टेंट ही है। तो अब देखो यहाँ पर टी हाफ और आर नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। तो अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन पे यहाँ पर कहीं आ रहा है फॉर्मूले में, इसकी तो वैल्यू आ ही नहीं रही है। जब वैल्यू ही नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखो टी हाफ और आर नोट का रिलेशन देके इन्होंने ग्राफ दे दिया, तो ना तो ऑप्शन 1 होगा, ना ऑप्शन 2 होगा। आगे देखो ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो इसका करेक्ट बनेगा। यहाँ पर जो अब हम क्या करते हैं ये लॉग ऑफ आर नोट और अपॉन में कंसंट्रेशन लेते हैं। इनिशियल वाली है ये और ये बाद वाली है, ठीक है? इनिशियल और ये बाद में जब हम फाइनल लेते हैं और ये क्या होता है यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ बनेगा टाइम के साथ और जो ये वैल्यू होती है क्या होती है स्लोप होता है। ये क्या होता है अभी स्लोप होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या गिवन है अभी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है NOBr के लिए और ये क्या कर रहा है अभी डिकम्पोज हो रहा है, NO बना रहा है और ब्रोमीन गैस बना रहा है, इज मच हायर देन दैट फॉर द रिएक्शन। उसने बोला है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना इस वाली रिएक्शन के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस रिएक्शन, यानी कि 2 आयोडीन एटम थे, इससे आयोडीन गैस बन गई, मॉलिक्यूल बन गया। और इसके लिए रीज़न इन्होंने देखो क्या दिया है कि इन द फर्स्ट रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही है इसमें क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, वेयर एज इन द सेकंड रिएक्शन इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। और सेकंड जो ये रिएक्शन गिवन है इसमें क्या है अभी बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दी हुई है आपको और जो इसका रीज़न है, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है? असर्शन की ही एक्सप्लेनेशन है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अब देखो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी वो कम बनेगी इसके कंपैरिज़न में। इसलिए क्या है, ये जो रीज़न है और जो असर्शन है दोनों ही करेक्ट है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन देखते हैं फॉर द रिएक्शन। देखो यहाँ पर मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ कर दी, मतलब कि ये कंबशन रिएक्शन है और कंबशन रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट पता है क्या बनते हैं भई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और इसके लिए जो ΔH की वैल्यू है वो कैसी गिवन है भई? ये वैल्यू आपको गिवन है नेगेटिव और हमें पता है ये वैसे भी जो कंबशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है भई, एक्ज़ोथर्मिक होती है। तो ΔH की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि भई ये रिएक्शन कैसी है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। इससे ΔH से भी पता चल गया और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो कंबशन होता है वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है। आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल फेवर द प्रोडक्ट, कि इन चारों ऑप्शन में से कौन फेवर करेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है? यानी कि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा कहाँ पर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कि रेज़िंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को क्या कर दो भई? इंक्रीज़ कर दो। तो अब यहाँ पर देखो पहले तो ना डेल एनजी वाला ही कॉन्सेप्ट ले लो टेम्परेचर और प्रेशर देखने के लिए, या फिर आप ये डेल एनजी यहाँ पर एक्सो दे रखा है तो यहाँ पर डेल एच से भी कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल एच की वैल्यू अगर क्या है भई नेगेटिव है, इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है? एक्ज़ोथर्मिक है। और जब डेल एच की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने? पॉज़िटिव पढ़ी थी और हम प्रोडक्ट को फ़ेवर करा रहे थे कि प्रोडक्ट बने, तो टेम्परेचर को क्या कर रहे थे? हाई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? प्रोडक्ट को फ़ेवर कराना है। तो और डेल एनजी की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो इसका जस्ट क्या कर देंगे भई यहाँ पर? अपोज़िट कर देंगे, टेम्परेचर शुड बी लो। तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भई? लो होना चाहिए, तभी ये क्या है? प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो अब ये तो पता चल गया कि एक्ज़ोथर्मिक होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? शुड बी लो। बट ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है कि भई रेज़िंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा नहीं। अब जिस भी क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है उसको कट कर दो। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? कट हो गया यहाँ से, एलिमिनेट हो गया इस तरह से ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इंक्रीज़िंग द प्रेशर, तो प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर डेल एनजी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डेल एनजी की वैल्यू देखो क्या बनेगी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में देखो कितने मोल है? कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है, H2O तो लिक्विड हो गया, तो यानी कि इसको नहीं लिखना, इसको ही काउंट करेंगे, गैसियस मोल को ही काउंट करते हैं। तो 1 माइनस यहाँ पर कितने मोल्स हो गए ये? 3, तो 1 माइनस 3 मतलब क्या आ गया भई? -2। डेल एनजी की वैल्यू कैसी आ गई भई? नेगेटिव। डेल एनजी की वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। अगर डेल एनजी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या होता है अभी? प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ता है और वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना पड़ता है। तब वो क्या करता है? प्रोडक्ट को फ़ेवर करता है। तब क्या करता है अभी? प्रोडक्ट को फ़ेवर करता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी और रिएक्टेंट की कम होगी। तो यहाँ पर देखो उसने यही तो बोला है कि रिएक्शन कौन-सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो? प्रोडक्ट साइड पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भई? करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज़िंग द प्रेशर। सी ऑप्शन देखो आपको क्या दिया है कि एडिंग मोर O2, कि O2 को ज़्यादा ऐड कर दो, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और डी आपको दिया है कि एडिंग के कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट को ऐड कर दो, तो ये तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि कैटलिस्ट से फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो बी करेक्ट है और सी करेक्ट है, तो अब देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल इज रिमूव फ्रॉम ब्लड थ्रू द एक्शन ऑफ एन एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन द लीवर, द लॉस हैज बीन फाउंड टू बी फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, अज्यूमिंग टू माइकल्स मेटन काइनेटिक्स रेट आपको ये गिवन है, अंडर व्हाट कंडीशन विल द रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।
यहाँ पर ये पूछा है कि कौन से कंडीशन में जो ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को फ़ॉलो करेगा अगर रेट ये गिवन है, ठीक है? मतलब रेट इस तरह से रिप्रेज़ेंट किया हुआ है और यहाँ पर ये 4 कंडीशंस दी हुई हैं। तो इन चारों कंडीशन में से आपको ये चूज़ करना है कि कौन-सी कंडीशन में ये जो रेट का एक्सप्रेशन है क्या बन जाए भई ज़ीरो ऑर्डर के लिए बन जाए। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भई ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे चला जाएगा, ठीक है? पीजी या फिर ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स के पेयर गिवन है और इनमें क्या पता करना है आपको कि कौन से पेयर के अंदर जो मेटल्स है ना वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों ही मतलब ये पेयर में जैसे दोनों ही मेटल्स है तो दोनों ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट इसमें MnO2 में कितना आएगा +4 आएगा और यहाँ पर क्या है +3 आएगा। ये +4 से ये Mn की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है +7 होती है तो ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं। MnO4 नेगेटिव यहाँ पर जो मैंगनीज़ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी और यहाँ पर क्रोमियम की +6 आएगी, तो यही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्योंकि जो मैंगनीज़ होता है ना इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और जो क्रोमियम होता है इसकी +6 होती है। ठीक है? बाकी में भी आप ये कैलकुलेट करके देख लेना बट राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स एक्स, वाई, ज़ेड। यहाँ पर देखो 3 रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है एक्स, वाई, ज़ेड के लिए और पता करना है रिड्यूसिंग पावर मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट ही बताना है आपको कि कौन मतलब सीक्वेंस लगाना है। ठीक है? तो क्या होता है जितनी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है किसके लिए? ई नोट के लिए। यहाँ पर जितना ई नोट ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा जितना नेगेटिव उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है या फिर उसकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होती है रिड्यूसिंग पावर होती है। तो अब यहाँ पर देख लो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी वैल्यू गिवन है -3.0 तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी तो यानी कि सबसे पहले ज़ेड आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है? एक्स आ जाएगा तो ज़ेड के बाद आ गया एक्स और फिर लास्ट में क्या आएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही हो गई, तो ये आ गया तो यानी कि करेक्ट सीक्वेंस अभी देख लो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 में यही क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन सोल्यूट बी इज़ एडेड टू प्योर सॉल्वेंट ए कि आपने एक सोल्यूट है बी उसको ऐड कर दिया सॉल्वेंट ए में, तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? वेपर प्रेशर ए का अबव सॉल्यूशन क्या है भई अनचेंज रहेगा या फिर डिक्रीज़ हो जाएगा या फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए अबव द सॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज़ेज़ बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्यूशन के अबव वो क्या हो जाएगा भई डिक्रीज़ हो जाएगा। देखो किस तरह से, यहाँ पर ये कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है ये ईज़िली क्या है भई इवेपोरेट हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी क्या है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब जब आप इसमें सोल्यूट ऐड करोगे ना तो यहाँ पर जो भी लिक्विड है इसके सरफेस पे क्या है भई यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएँगे। तो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स होने की वजह से या फिर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स मिक्स होने की वजह से यहाँ पर जो इसकी इवेपोरेशन पावर है वो क्या है भई कम हो जाएगी। कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर की जो अमाउंट है वो भी क्या है भई कम हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रोल्स लॉ। यहाँ पर देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा है रोल्स लॉ के लिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर ये क्या होता है देखो पी नोट जो होता है ये सारी प्रेशर की टर्म ही है। तो ये जो पी नोट है ये किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए है। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है। पी क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रेशर है। सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? सॉल्वेंट वाले से ही प्रेशर से और यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या रखते हैं भई मोल फ्रैक्शन रखते हैं। मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए यहाँ पर इन्होंने इसके प्लेस पे क्या लिखा है n/n। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? यही निकालते हैं ना भई जिसके लिए भी कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे क्या करते हैं टोटल मोल्स मतलब कि सॉल्वेंट के भी और सोल्यूट के भी। तो उसको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल एन से और जो सोल्यूट के मोल्स है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है इन्होंने? एन से। तो ये किसके इक्वल है? एक्सबी के। तो यहाँ पर एक्सबी भी हो सकता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।